हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और नेट जेआरएफ से नीचे तो हम लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो है जेआरएफ लेना। इसके नीचे हम लोग कभी भी कुछ नहीं सोच सकते और ना ही हमारा एम्बिशंस होना चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को सॉल्व किया है, जिसमें टोटल हमने 70 क्वेश्चंस को शामिल किया है। ये सारे क्वेश्चन हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से चूज़ किए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, समय बहुत ही प्रीशियस है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ रेडियोकार्बन डेटिंग वाज यूज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एट। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? डेक्कन कॉलेज पुणे में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, स्कूल ऑफ आर्कोलॉजी न्यू दिल्ली, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। रेडियोकार्बन डेटिंग होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि यूजीसी ने पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसी हिसाब से हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो रेडियोकार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिसमें कार्बन के आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के मेन 3 आइसोटॉप होते हैं। एक होता है C12, दूसरा होता है C13 और तीसरा होता है C14। जो C12 है ये हमें अपने नेचर में, प्रकृति में ऑलराउंड हर जगह पर मिल जाएगा। तो ये ऑलराउंड होता है, इसके बारे में हमें जानकारी हमेशा मिलती रहती है। और C13 जो है ये बहुत रेयर मिलता है, ये प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। और C14 कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है जो हमेशा ही प्रकृति के साथ अपना रिएक्शन करता ही रहता है। और इसी के आधार पर हम किसी भी जीवाश्म का पता लगा सकते हैं को कितने कालखंड पुराना है। ठीक है, और माना जाता है कि 50,000 साल तक पुराने किसी भी जीवाश्म के बारे में C14 के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले इस पद्धति का आविष्कार किसने किया था? वो किया था 1949 में विलियड एस लिबी ने। याद रखिएगा, विलियड एस लिबी ने इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था। और 1960 ईस्वी में इसी आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था विलियड एस लिबी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना होती है 1945 में। होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में इसकी फाउंडेशन होती है। और इस इंस्टीट्यूट को बनाए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि जो रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति का आविष्कार उस समय नया नया हुआ था। तो यही एक इंस्टीट्यूट था जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई है। इन्होंने सबसे पहले रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करना शुरू किया था। तो आंसर इज ऑप्शन डी। यूजीसी यहाँ से और भी क्वेश्चन बना सकता है, हमेशा से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स वेबसाइट है, इसके ऊपर जाइए, हमेशा से रिसर्च कीजिए। जितने भी नई नई रिसर्चेस हुई हैं उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि यूजीसी अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कीजिए, 2-3 बार विजिट कीजिए। नई नई जितनी भी एग्जामिनेशंस हुई हैं, नई नई रिसर्चेज हुई हैं पुरातात्विक विभाग में, तो आप सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली जो नई एग्जामिनेशंस हुई हैं उनके बारे में हमें पढ़ के जाना होगा, क्योंकि यूजीसी वहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। पहली बात आपने याद रखनी है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। मैं चाहता हूं कि नीचे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए कि राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। अब राखी गढ़ी जो है हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। और यहाँ से हमें एक फीमेल कंकाल मिले हैं, जो लगभग 5,000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, ये कैसे पता चला कि जो 5,000 साल वर्ष पुराने हैं? रेडियोकार्बन डेटिंग के हिसाब से ही पता लगाया है, उन फीमेल कंकाल का डीएनए टेस्ट करके। और इसका मतलब ये हुआ कि 2200 एडी समय काल अब चल रहा है। इसके बियॉन्ड हम देखते हैं तो 250 बीसी के आसपास ये फीमेल कंकाल एग्जिस्ट करते थे। तो ये यहाँ से सीधा पता चलता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए
तो ये जो फीमेल कंकाल हमें मिले हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ बिलोंग करते हैं, नंबर 1। दूसरा आपने याद रखना है, असम के दीमा हसाऊ डिस्ट्रिक्ट में एक पाषाणकालीन यारुमा प्रोडक्ट मिले हैं जो बहुत ही बड़े बड़े आकार के हैं। जैसे हमारे दादा दादी पहले समय में एक जारुमा ऐसा बर्तन होता था जिसमें वो अचार डालकर रखते थे, ऐसा ही वहाँ पर एक प्रोडक्ट मिला है जो माना जाता है कि ये महापाषाण काल से संबंधित है। और महापाषाण काल का जो युग है ये लौह युग से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी इंस्टीट्यूट जो हैं सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इसलिए इनसे यूजीसी क्वेश्चन हमेशा से बनाता है और आगे भी बना सकता है। इनकी क्रोनोलॉजी यूजीसी ने पहले भी पूछी है, फिर से आ सकती है, तो प्रैक्टिस करके जाना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो डेक्कन कॉलेज पुणे की स्थापना हुई थी 1821 में, याद रखिएगा 1821 में डेक्कन कॉलेज पुणे की स्थापना होती है। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, इसकी स्थापना होती है 1947 ईस्वी में। और स्कूल ऑफ आर्कोलॉजी न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना की थी आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, उनको हम भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना की थी 1861 में, ठीक है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की होमी जहांगीर बाबा जी की अध्यक्षता में हुए थे ये 1945 में, ये तो मैंने पहले ही आपको कहा है। तो इनकी क्रोनोलॉजी आप जरूर याद रखिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने और याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मिस कर रहा था यहाँ पर, कि राखी गढ़ी में अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया ना, हिसार डिस्ट्रिक्ट में फीमेल कंकाल हमें मिले हैं। तो राखी गढ़ी से जब इसकी एक्सकवेशन हो रही थी तो उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो इसकी एक्सकवेशन कर ही रहा था। उसके साथ साथ कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने उस समय हेल्प की थी राखी गढ़ी में उसको एक्सकवेट करने में? तो ये की थी डेक्कन कॉलेज पुणे ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन पर चलें, आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी इसको मैं पिन करवा दूंगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 7973109547 ये मेरा नंबर है, और 9914954354 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी क्वारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर्स, ठीक है। चलिए, और एक बात, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिलता रहे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे ही कंटिन्यू मूव ऑन होती रहे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वेयर वर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स फाउंड्स इन इंडिया? हल्लूर में, कुरनूल में, पलवल में या फिर तेकलकोटा में सबसे पहले भारत में पुरापाषाणिक उपकरण कहाँ मिले थे? तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आंसर सोचिए, क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है सही ऑप्शन सी, पलवरम। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर करनूल भी लगाया था, लेकिन करनूल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था कि 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित एक अधिकारी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो पुरापाषाणिक बस्तियां थी उनको पाया था कुरनूल में, ठीक है। जो यहाँ पर यदि क्वेश्चन में बस्तियां पूछ लिया गया होता तो आंसर होता ऑप्शन बी। यहाँ पर पूछा गया है कि उपकरण कहाँ पर मिले थे, और इन्हीं को सबसे पहले पल्लवरम के निकट पुरापाषाणिक उपकरण मिले थे, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट हैं, इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मैं पहले ही कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, जिनके बगैर हम इतिहास के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जेम्स फ्रुक्सन है, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, एडवर्ड थॉमसन। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये भारतीय पुरातात्विक विभाग जो था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके इनको जनक कहा जाता है कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1861 ईस्वी में। तो इनको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल में कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, इनके समयकाल के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इन सभी का समयकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, इनके बारे में बात करते हैं। जेम्स प्रिंसेप का समयकाल था 1799 से लेकर के 1840 ईस्वी तक,
छोटी सी उम्र थी इनकी, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनके ऊपर जो लिखा था खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में, उसको डिसाइफर किया था। सबसे पहले पढ़ने में इन्होंने ही सफलता हासिल की थी 1837 ईस्वी में। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूजीसी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। और जेम्स फर्गुसन जो थे, इनका समय काल था 1808 ईस्वी से लेकर के 1886 ईस्वी में। ये भी पुरातात्विद थे और इनके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं, इंपॉर्टेंट है। दो बुक्स इन्होंने जो लिखी थी, द रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया जो 1945 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, द रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया। और दूसरी बुक इन्होंने जो लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडियन आर्किटेक्चर। याद रखिएगा, आई रिपीट दीज नेम्स। एक था द रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया और दूसरी इनकी बुक थी इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। जेम्स फर्गुसन के बारे में आप याद रखिएगा, ये दोनों बुक्स इनके द्वारा ही लिखी गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका समय काल था 1814 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक, 1903 तक। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनको भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता भी कहा जाता है। और ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हैं एडवर्ड थॉमसन की। इनका समय काल था 1813 ईस्वी से लेकर के 1886 ईस्वी तक। और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सर्वेंट थे। इनके बारे में बहुत कम जानकारी आपको बुक्स में मिलेगी, तो इनकी क्रोनोलॉजी और इनका ईयर्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी कहीं भी इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले आएगा जेम्स प्रिंसप, उसके बाद आएंगे जेम्स फर्गुसन, उसके बाद आएंगे एडवर्ड थॉमस और लास्ट में आएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 आंसर होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया था। कोटदीजी, आमरी, मेहरगढ़ या फिर कालीबंगा। तो कौन से ऐसे हमारे पूर्वज हैं जहाँ से हमने गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान प्राप्त किया है? जितने भी पुरातात्विक स्रोत हमें आज तक मिलते हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जो बलूचिस्तान एरिया में पड़ती है। ये 7000 वर्ष पुरानी साइट है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले भेड़ बकरियाँ चराने के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से ही हमें जौ की 2 और गेहूं की 3 फसलों की जानकारी हमें मिलती है। तो यही एक साइट है जो नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ से हमें गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिलने के कारण ये माना जा सकता है कि वहाँ से ही हमने इन सारी खेती बाड़ी की शिक्षा ग्रहण की होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 में राज्य हैं, सूची 2 में नरेश हैं, कुरु, कैकय, काशी या वत्सभूमि। आप हर बार अपने हिसाब से ही वीडियो को पॉज करिए और सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। हर बार मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं, मेरे साथ ही आप मिलाते जाइए। कुरु के जो राजा थे जिसने कुरु के ऊपर शासन किया था उसका नाम था राजा परीक्षित, ठीक है। और कैकय के जो राजा हैं वो है अश्वपति, काशी के हैं अजातशत्रु और वत्सभूमि के हैं राजा निशिकचु। तो क्रोनोलॉजी मिला के देख लीजिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, आंसर होगा ऑप्शन ए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया था। कौशाम्बी में, कुरुक्षेत्र में, अक्षेत्र में या फिर इंद्रप्रस्थ में? आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी और भी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुरातन नाम है। कौशाम्बी जो थी ये कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और जब हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई तो उस समय पांडवों ने अपनी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी में ही परिवर्तित कर ली थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हमारे जैनिज़्म है, जैनिज़्म के जितने भी तीर्थंकर्स हुए हैं उनमें से ऐसे कौन से तीर्थंकर्स हैं जिनकी जन्मस्थली है कौशाम्बी। नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिए। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मस्थली कौशाम्बी में है? देखिए, मैंने अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। एक मैं पहले ही क्वेश्चन में पूछा था कि राखी गढ़ी की खोज किसने की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है। 3 से 4, 5 क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के दौरान पूछूंगा। जो बच्चा वीडियो के दौरान पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा ना, उसका जेआरएफ तो पक्का है। आप फिर से मैं कह देता हूँ कि जो बच्चा मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसका तो जेआरएफ पक्का है। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि उसका जेआरएफ तो होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ हो,
मेरे द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आपने आंसर्स करने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में करने हैं। बहुत सारे बच्चे करते नहीं हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चा कर रहा है। जो बच्चा कर रहा है ना, भगवान भी चाहेंगे कि उसका जेआरएफ तो जरूर हो। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पाटलिग्राम जो पर्वतीय काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया था, का प्रारंभ में दुर्गीकरण किसने करवाया था? बिंबिसार ने, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने, या फिर उदयभद्र ने? तो पाटलिग्राम जो पर्वतीय काल में एक पाटलिपुत्र नगर बन गया था, वहां पर सबसे पहले दुर्गीकरण उसका करवाया था अजातशत्रु ने। ठीक है, याद रखिएगा, अजातशत्रु को वज्जियों से डर लग रहा था, जिस कारण उसने वहां पर एक बहुत बड़ा दुर्गीकरण करवाया। उसके पश्चात अजातशत्रु का एक बेटा था जिसका नाम था उदयन। उदयन ने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में परिवर्तित कर ली थी, बाद में शिफ्ट कर ली थी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र को आजकल उसका नाम है पटना। तो यहाँ से यूजीसी ने 2-3 बार क्वेश्चन बनाया है कि पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को किस शासक ने परिवर्तित किया था? वो किया था उदयन ने। इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, अजातशत्रु। धर्मराज की एक उपाधि थी अजातशत्रु की, अशोक की, कनिष्क की, या फिर हर्षवर्धन की? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अशोक का समयकाल था 273 बीसी से 232 बीसी तक, और यही एक शासक है जिसके बहुत सारे शिलालेख आपको मिलेंगे, जिस पर अलग अलग जगह पर इसके बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। थोड़े से याद कर लीजिए, क्योंकि अशोक के जितना भी शिलालेख हैं उनसे यूजीसी ने क्वेश्चन बनाया है। पता नहीं यूजीसी का क्या रिश्ता है अशोक के साथ, हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो आप भी ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मौर्य सम्राट बिंदुसार का ये पुत्र था अशोक। बिंदुसार और बिंबिसार में भी आपको अंतर पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। ये बिंदुसार का लड़का था राजा अशोक। और अशोक के समयकाल का जो इतिहास है ना, हमें उसके अभिलेखों से, शिलालेखों से, ग्रह लेखों से, वहाँ से हमें पता चलता है। और उसके जितने भी शिलालेख हैं उनमें उसका नाम देवनप्रिय, देवनप्रिय दासी ऐसा मिलता है। और एक भाब्रू अभिलेख है, उसमें उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। और मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख के बारे में भी आपने सुना होगा। मास्की अभिलेख में उसके बुद्ध शाक्य, उसको बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की अभिलेख में। और आपने, और उसकी जैसे धर्मराज की उपाधि का भी अशोक के बारे में उसके अभिलेखों से ही पता चलता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और प्राणों में अशोक वर्धन उसे कहा गया है। ये थोड़े थोड़े फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं, बहुत बार यूजीसी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे हैं। और उसके 4-5 ऐसे अभिलेख हैं जहाँ से डायरेक्टली उसका नाम अशोक ही उत्कीर्ण कर रखा है, अशोक आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो मिलेगा ज़्यादा करके, एक तो है मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदय गोमल। ठीक है, 4 तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और अभिलेख है जिसमें उसका नाम अशोक ही लिखा हुआ मिलेगा, वो मिलता है उसका जूनागढ़ का अभिलेख है ना, जो रुद्रदामन के द्वारा जो बनाया गया था, वहाँ पर भी उसका नाम अशोक ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो ऐसे कौन से शासक थे जहाँ पर बुजुर्गों की सभा की सहायता से वह शासन करते थे? अष्टकराज, अभिसार, शूद्रक, या फिर पत्तल? चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पत्तल। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 बीसी में। ठीक है, पता है आपको? ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है। और भारत के जब पश्चिम उत्तर एरिया था ना, जैसे हमारे नक्शे में हम देखते हैं, ये भारत पूरा बना लो इसको शॉर्ट फॉर्म में, मेरी हैंड राइटिंग तो ऐसी है। भारत के इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ये वाला एरिया था ना, है ना, जहाँ पर अफगानिस्तान वगैरह पड़ता था, तो जहाँ पर बहुत छोटे छोटे शासक अपने छोटे छोटे राज्यों के ऊपर शासन करते थे। कुछ राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र भी थे। ठीक है, और एक ऐसा राजतंत्र था जहाँ पर पत्तल, ये जो ऑप्शन डी है ना, ये पत्तल राजतंत्र एक ऐसा राजतंत्र था जहाँ पर बुजुर्गों की सहायता से 2 वंशानुगत राजा राज करते थे। चलिए, ये मुझे बताइए, इस प्रश्न में एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी ने फिर से पूछना है, पहले भी पूछा है। आपने मुझे ये बताना है कि ये जो जगह है ना पत्तल,
ये कौन सी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ शहर था? नदी का नाम बताना है आपने, ठीक है। पत्तल कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ शहर था? मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था? पौतवा अध्यक्ष कहते थे मापतोल का अधिकारी को। तो वन संपदा अधिकारी को क्या कहते थे? ठीक है, उसको कहते थे कृपया अध्यक्ष। और नौसेना, उसे कहते हैं पत्तना अध्यक्ष। और नौकायान अध्यक्ष, जो जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, उसे कहते हैं नौकायान अध्यक्ष, नवे अध्यक्ष कहते हैं इसे, ठीक है, नवे अध्यक्ष। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, मापतोल अधिकारी को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंशियंट प्लेसेस हैं, मॉडर्न उनकी लोकेशन क्या है? पुष्कलावती, कपिक्षा, गंगवाड़ी, द्वार समुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये प्राचीन काल की बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं। जब आप ऐसी साइट्स को पढ़ रहे होते हैं ना, इसको थोड़ा सा आप मैप की ऊपर जा करके एक बार आइडेंटिफाई करके देखना कि पुष्कलावती कहाँ पर पड़ती है, कपिक्षा कहाँ है, गंगवाड़ी कहाँ है, द्वार समुद्र कहाँ है। तब जा कर के आप ऐसे क्वेश्चंस को सही में अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दो बार पढ़ेंगे तो फिर याद आ जाती है। मैप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए पढ़ते समय, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए कि पुष्कलावती का जो आधुनिक नाम है वो है चरसडा, ठीक है। आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। और कपिक्षा का वर्तमान नाम है बैग्राम, ठीक है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और गंगवाड़ी, गंगवाड़ी का जो वर्तमान जो नाम है वो है मैसूर, ठीक है, गंगवाड़ी का एरिया मैसूर को कहते हैं। और द्वार समुद्र हेलिब्रिड, ठीक। यहाँ पर मिलाइए इसको, आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी में। उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो ऑप्शंस हैं आपके नरिनाई, पदितापत्तु, एग्रुनूरू और क्रुंदही। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ये जितने काव्य संग्रह हैं, ठीक है, जितने भी साहित्य के जो संगम साहित्य के ये अंतर्गत आते हैं सारे, और इनमें एक इम्पॉर्टेंट संग्रह काव्य संग्रह आता है पदितापत्तु। यही एक ऐसा संग्रह जिसमें चेर वंश के जितने भी शासक हैं, लगभग 8 के आसपास हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। इसमें ही उन्होंने चेर वंश के 8 शासकों की प्रशंसा की है। तो आंसर होगा पदितापत्तु, ऑप्शन बी। गौतमीपुत्र शतकर्णी के हाथों नहपाण की पराजय निम्नलिखित में से किस मृद भांड से प्रमाणित होती है? तो कौन कौन से ऐसे मृद भांड है जहाँ से नहपाण की पराजय के बारे में गौतमीपुत्र शतकर्णी का विवरण मिलता है? एरिकंड में, नासिक में, कुंदुज उज्जैनी से। देखिए आंसर बहुत आसान है इसका। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो नासिक प्रशस्ति से हमें मिलती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि नासिक प्रशस्ति में जो भी लिखा होगा तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट लिखा गया ना, वो पता क्या है? एक्चुअली क्या है कि नहपाण ने क्या किया था, इसने बहुत सारे सिक्के उत्कीर्ण कराए थे। उन सिक्कों को जब खोजा गया तो वो सिक्के मिले हमें नासिक मृद भांड से, ठीक है। सिक्कों के ऊपर पहले नहपाण ने अपना नाम उत्कीर्ण कर रखा था। जब उन सिक्कों को देखा गया कि उस सिक्कों के ऊपर गौतमीपुत्र शतकर्णी ने उसका नाम पहले ख़त्म किया, उसको मिटाया, इरेज किया, उसके बाद उसने अपना नाम उत्कीर्ण करवा दिया वहाँ पर। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं हमारे इतिहासकार कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के हाथों नहपाण की पराजय हुई होगी। तो नासिक एक ऐसा प्रशस्ति है जहाँ से गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में पता चलता है। एक यहाँ पर एक और भी स्टेटमेंट लिखी आपको मिलेगी। कहा जाता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। तो यहाँ पर 3 समुद्र कौन से थे? यहाँ पर आप मैप को थोड़ा सा ड्रा कर लीजिए, ये साउथ का एरिया होगा। इस साइड पड़ता है, यहाँ पड़ती है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर, ठीक है, और यहाँ पर अरब सागर। तो माना जाता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के इस एरिया में भी उसका शासन था, यहाँ पर भी शासन था, और नीचे उसका श्रीलंका तक शासन हुआ करता था। तो ये उस प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के घोड़े जो थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसका मतलब इस पूरे एरिया के ऊपर उसका शासन हुआ करता था। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त वन, पुष्यमित्र शुंग या फिर प्रवरसेन वन।
सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब भी हम गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको ये वाली चीज़ें तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी, ठीक है। यदि हम कहें कि पता नहीं कौन सी बुक में से क्वेश्चन ले लिया यूजीसी ने, तो ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि किस शासक ने सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन प्रथम, ये वाला। इसने सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसने कहा जाता है इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक वाजपेयी यज्ञ भी किया था। और पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का शासक था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त, उसके सिक्कों से पता चलता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था केवल एक, ठीक है। और कुमारगुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस प्रकार सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञ करने वाला था वाकाटक वंश का नरेश प्रवरसेन वन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। कालिदास को क्लैंतेश्वर दैत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया था। कुलंतेश के द्वारा, भारवी के द्वारा, राजशेखर के द्वारा, या फिर क्षेमेंद्र के द्वारा, ठीक है। ये कहा था ऑप्शन डी क्षेमेंद्र ने। उम्मीद है कि आपका आंसर ये सही हुआ होगा, ठीक है। क्षेमेंद्र कश्मीर का एक नरेश था अनंत, उसके समयकाल के दौरान वहाँ पर रहा था। और क्षेमेंद्र के ऊपर बहुत सारे यूजीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं। 990 ईस्वी से लेकर के 1070 ईस्वी तक इसका समयकाल था क्षेमेंद्र का, ठीक है। और इसके बहुत अच्छी अच्छी इसने बुक्स लिखी हैं। 2 बुक तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर यूजीसी ने पहले भी क्वेश्चन बनाया है। एक था दशावतार चरित जो महाकाव्य है, और दूसरा है वृत्त कथा मंजरी। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। इन्होंने ही कालिदास को कुलंतेश्वर दैत्य नामक जो नाटक लिखा गया उसका श्रेय दिया था। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। कथन ये कहता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वरन ब्राह्मण धर्म का कट्टु विरोधी भी था। कारण क्या कहता है कि कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म अनुयायी बताती हैं, हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित भी करती हैं। वाह, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। देखिए, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसने एक बुक लिखी थी सीजुकी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है उसकी सीजुकी। और ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लो सीजुकी, याद हो जाएगा। सीजुकी में उन्होंने विवरण दिया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन के समय काल में आया था। और कब आया था भाई ये, इसका समय काल था, हर्षवर्धन का समय काल था 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक, ठीक है। इसने अपनी बुक लिखी थी सीजुकी। सीजुकी में ही विवरण दिया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उसी बुक में उसने यह भी कहा है कि कुछ मुद्राएं जो उसे के अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म अनुयायी बताती हैं, हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित भी करती हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। प्राचीन नगर हैं, वर्तमान उनके स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। प्राचीन नगर है अनहिलवाड़, एहोल, धन्यकटक या फिर दशपुर। इनके जो वर्तमान नाम है मिलाइए उनको क्या क्या होने चाहिए। देखिए, जो अनहिलवाड़ है इसका जो वर्तमान नाम है यह है पाटन। ये चालुक्य वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी अनहिलवाड़, ठीक है। तो एहोल, एहोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एहोल की पहचान आधुनिक जो कर्नाटक राज्य में बीजापुर एरिया है ना, वहाँ पर बादामी के रूप में की जाती है। तो बी का होगा ऑप्शन 3। धन्यकटक, धन्यकटक जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, ये अमरावती जो एरिया है ना उसको कहा जाता है धन्यकटक। तो सी का होगा ऑप्शन 2। और दशपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई, मंदसौर। तो डी को मिलाइए आप ए के साथ। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये है ऑप्शन बी में, ठीक है। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि राजा राजेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है। कार्तिकेय को, शिव को, विष्णु को या फिर सूर्य भगवान को। यूजीसी मंदिर स्थापत्य कला के ऊपर क्वेश्चन बार बार बनाता है, हर बार बनाता है, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। राजा राजेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, ठीक है। और इस मंदिर को बनाया था राजा राज प्रथम ने, राज प्रथम ने, ठीक है, याद रखिएगा। और राज प्रथम का समय काल था 985 एडी से लेकर के
1014 एडी तक। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये पाल वंश के शासक थे। यहाँ पर कभी आप विजिट करें तो देखना कि राजा राजेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भगवान शिव। यहाँ पर बताना है कि उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। प्रतिहार वंश के थे, चालुक्य वंश के थे, या फिर सेन वंश के थे, या फिर पाल वंश के थे। चलिए, पाल वंश, यहाँ पर पाल वंश आंसर नहीं है। पाल वंश का जब पतन हो गया था तो उसके बाद अगला शासनकाल आता है सेन वंशों का। तो सेन वंश के जो लेखों से ही हमें पता चलता है कि वे अपने आप को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा करते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनर्द्वार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और इसको काफ़ी इन डेप्थ पूछा गया है कि भोज परमार, मिहिर भोज, कुमार पाल या फिर चामुंडराज। तो चलिए, इसका मैं आंसर ही आपको बता देता हूँ कि थोड़ा याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी 2-3 इसमें आपको याद रखने वाले हैं। एक सोलंकी वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था मूलराज। हाँ, मूलराज का ये बेटा हुआ करता था चामुंडराज। ठीक है, और चामुंडराज ही एक ऐसा था जिसका समय का लगभग चल रहा था 995 एडी के आसपास। इसने ही जो उस समय एक मस्जिद थी खंभात में, ठीक है, खंभात जगह में एक मस्जिद थी जिसको दोबारा से उसका निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था उसका। पहले वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके लिए उसने काफ़ी आर्थिक सहायता प्रदान की, तो उसका निर्माण करवाया गया था चामुंडराज के द्वारा। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सारे इतिहासकार इस मस्जिद का, जो क्षतिग्रस्त मस्जिद थी, इसका दोबारा से निर्माण करवाया गया था, इसका जो श्रेय है वो चामुंडराज को नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शंस में है ना चामुंडराज, तो आंसर यहाँ पर चामुंडराज होगा। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसका जो श्रेय है वो देते हैं इसी वंश का एक शासक था, उसका समयकाल था 1094 ईस्वी से लेकर के 1143 ईस्वी तक। उसका नाम था जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, आप याद रखना इसका नाम। वो कहते हैं इतिहासकार कि इसने निर्माण करवाया था उस मस्जिद का। अच्छा, तो क्या आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि अभी तक हम कितनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं ना, एक मस्जिद का निर्माण करवाया, आप मुझे बता सकते हैं कि इस मस्जिद का नाम क्या है? हैं, क्या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो? ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर सही कर पाता है। जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर सही कर गया, समझ लेना उसका जेआरएफ तो पक्का है। मुझे लगता है कि आपको गूगल कर लो यार, देख लो, कर लो, कोई बात नहीं, गूगल कर लो। गूगल करके इसका आंसर कीजिए, देखते हैं कौन बच्चा आंसर कर पाता है। मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपने ये बताना है कि खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद का दोबारा से निर्माण करवाया गया था। आपको ये बताना है कि उस मस्जिद का नाम क्या था। ठीक है, जल्दी बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर सही क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी कर लेंगे। कलचुरी शासकों को, गढ़वाल शासकों को, चहमान शासकों को, या फिर चालुक्य शासकों को? ऐसा कौन सा शासन काल था जिसके दौरान औरतों की जो भागीदारी थी उसके लिए उनको जाना जाता था? क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स होती थी, चाहे उनके क्लैरिकल्स काम हो या फिर उनके प्रशासनिक काम कोई भी है, उसमें उनको ज़्यादातर भागीदारी दी जाती थी। तो ये दी जाती थी ऑप्शन डी, चालुक्य शासकों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य राजवंश का पतन कब हुआ था? राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय कब प्राप्त की गई थी? यादव राजे देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय कब हुआ था? जो वेनिशियन यात्री था मार्को पोलो, उसकी दक्षिण भारत में यात्रा कब हुई थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आएगा जिसका समय काल इसमें क्रोनोलॉजी में सबसे ऊपर आएगा, वो आएगा राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 1017 ईस्वी में। ठीक है, 1017 ईस्वी में। और उसके बाद आएंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों का जो अंतिम राजा हुआ करता था उसका नाम था सोमेश्वर चौथुर था। उसका समय काल था, समय काल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर क्रोनोलॉजी लगानी है। उसका समय काल था 1181 ईस्वी से
1199 ईस्वी तक, 1181 से लेकर 1189 तक। ठीक है, जहाँ पर जो तीसरे नंबर पर आएगा वो था वेनिशियन यात्री मार्को पोलो, दक्षिण भारत की उसने यात्रा की थी। इम्पोर्टेंट है कि पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर जो थे उसके समय काल में ये वेनिशियन यात्री मार्को पोलो भारत में आया था। इसका समय काल था 1288 ईस्वी से लेकर के 1310 ईस्वी तक। ठीक है, तो मार्को पोलो जब आया था, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखते हैं। तो यादव राजे देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय कब हुआ था? तो ये किया था मेरे ख्याल में अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का समय काल था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। ठीक है, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं इसको, तो ये तो याद हो जाना चाहिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोजशाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? फुतहात है फिरोजशाही, तारीख है मुबारक शाही, तारीख है फिरोजशाही, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिरोजशाह तुगलक की नहर योजना का डिटेल्स विवरण आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलता है ऑप्शन बी, तारीख मुबारक शाही में। ठीक है, तारीख मुबारक शाही की रचना की थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। सर, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि जब्त करना, ये सबसे पहला काम तो उसने यही किया था। ठीक है, उसके बाद उसने किया था कि अपनी सेना में दाग और चेहरा, इसको भी लागू कर दिया था। और जो शराब की सार्वजनिक बिक्री पर उसने पाबंदी लगा दी थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और बड़े अमीरों और सेनापतियों को एकता को समाप्त कर दिया था, ये नहीं किया था भाई, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगी, 1, 2 और 4। ऑप्शन कोड में देखते हैं, 1, 2 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन अलवार सेंट? अपार, कुलशेखरा, सामंदर, या फिर वेंकटनाथ। निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कुलशेखरा अलवार संत थे। दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के शासनकाल में जो शैव भक्त थे उनको नयानार कहा जाता था, और जो वैष्णव भक्त थे उनको अलवार संत कहा जाता था। जहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझिए, जो भगवान शिव को मानते थे उनको नैनार संत कहा जाता था, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे उनको अलवार संत कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, जो नैनार संत थे उनकी टोटल संख्या थी 63। ठीक है, और जो अलवार संत हैं उनकी जो टोटल संख्या है 12। कई बार इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख अलवार संत जो हैं उनमें भूत योगी, महायोगी, मधुकर कवि, कुलशेखर और विष्णुचित, गोदा। और गोदा, इनमें जो ये अलवार संत है उनमें एक लेडीज़ अलवार संत भी थी जिसके बारे में यूजीसी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, उसका नाम था अंडाल। ठीक है, अंडाल को गोदा भी कहा जाता है, उसका एक और नाम था गोदा। कई बार गोदा लिखा आ जाए, वो भी एक फीमेल अलवार संत थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कुलशेखरा, जो एक अलवार संत थे। ये जो अपर है, समंदर है, वेंकटनाथ है, ये सारे के सारे नयानार संत थे। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर मार्को पोलो की एक पुस्तक है, और वो क्या वर्णन करती है ये बताना है हमने, कि मार्को पोलो की द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसमें सबसे ज़्यादा उसने किस चीज़ का वर्णन किया था? दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास का, दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास, या फिर दक्षिण भारत का सांस्कृतिक इतिहास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास। इसके बारे में मार्को पोलो के द्वारा जो लिखी गई बुक है उसमें उसने वर्णन किया है दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का। ठीक है, कि निम्न विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रम के अनुसार हमने लगाना है। नीचे कूट दे रखे हैं, कूट की सहायता से हम क्वेश्चन को मिलाएंगे। ए निकितिन, अब्दुल रजाक, सीजर फेडरिक, या फिर डोमिंगो पायस। ये क्योंकि ये हमारे इतिहास के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इन्होंने हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हैं। यूजीसी का जो पर्पस होता है कि एक टीचर में या फिर एक जो नेट एस्पिरेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका किसने निभाई थी,
उसका समय काल कब था, और उसके द्वारा दी गई हमारे इतिहास में इम्पॉर्टेंट जानकारी कौन सी हैं, कौन सी बुक्स उसने लिखी थी। तो यूजीसी ऐसे राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, यहाँ ए निकितिन है, अब्दुल रज़ाक है, सीजर फेडरिक है, डोमिंगो पायस है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। सबसे पहले भारत में आए थे अब्दुल रज़ाक। इनका समयकाल था 1443 ईस्वी से लेकर के 1444 ईस्वी तक। ये लगभग 1 साल तक भारत में रहे थे। यह एक फारसी यात्री था। ठीक है, और ए निकितन, इसका समयकाल था ए निकितन का 1470 ईस्वी से लेकर के 1474 ईस्वी तक, लगभग 4 साल रहा था ये। ठीक है, भारत में। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पर डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस का समयकाल था 1520 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी तक। ये लगभग 2 साल तक भारत में रहा था। ठीक है, और ये एक पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के समयकाल में भारत आया था डोमिंगो पायस, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर आते हैं सीजर फेडरिक। इसका समयकाल था 1567 ईस्वी से लेकर के 1568 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी 1 साल तक भारत में रहते हैं, और ये भी एक पुर्तगाली यात्री था। ये विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में एक तालीकोटा युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा का युद्ध होता है, उस समय कहा जाता है कि सीजर फेडरिक जो थे उस समय युद्ध में शामिल थे। इसने अपनी आंखों से उस युद्ध को देखा था। तो उस समय के जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसने पूरी जानकारी दी है सीजर फेडरिक के द्वारा। तो इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देख लीजिए। आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3। तो कूट में देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रदत्त कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जो ओल्ड नेम ऑफ प्लेसेस हैं और मॉडर्न उसके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, बरन, कराचिल और तबर हिंद या फिर पटन। आसान क्वेश्चन है, यूजीसी इससे क्वेश्चन आसान नहीं पूछ सकता। ठीक है, कुछ ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जब इस क्वेश्चन को मैंने किया ना, तो मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में जो ओल्ड नेम है और उसकी जो वर्तमान आधुनिक नाम है उसकी एक ही नाम मुझे पता था। उसी की सहायता से मैं इस क्वेश्चन को किया। देखिए, मुझे पता था केवल तबर हिंद को जो है बठिंडा का जो वर्तमान आधुनिक नाम बठिंडा है, उसका पहले तबर हिंद हुआ करता था। ठीक है, जो तबर हिंद था ये इसकी पहचान आधुनिक बठिंडा में की गई है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर एक रक्षा चौकी हुआ करती थी, और मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले उसी के ऊपर आक्रमण किया था। जो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ सुरक्षा चौकी थी, लगभग माना जाता है कि 1199 ईस्वी में वहाँ पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तबर हिंद को आजकल बठिंडा कहा जाता है। बठिंडा का वर्तमान जो पुरातन नाम है वो तबर हिंद था। तो मुझे केवल यही पता था सी का 2 कूट में देखिए यहाँ पर सी का 2 यहाँ पर है ऑप्शन बी में। तो बी मैंने इसका आंसर लगाया तो बिल्कुल सही था। ठीक है, और बरन का वर्तमान नाम है बुलंदशहर। आप इसको मिला लीजिए मेरे साथ। बरन को बुलंदशहर कहते हैं। कराचिल है कुल्लू। ठीक है, कराचिल कुल्लू का वर्तमान नाम कुल्लू है, और पाटन का वर्तमान नाम अनिलवाड़ा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार आप इसको थोड़ा सा ना एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं। यदि आपको सारे नहीं आते हैं तो उसमें से यदि एक भी आता है तो उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यार, जब भी नहीं आ जाए ना उसको जरूर अंडरलाइन कर लो यार, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। मुझसे तो हो जाता था। आपको जब मैंने यूजीसी क्वालिफाई किया था उस समय मेरे से तो कई बार ऐसी गलती हो गई थी। मैंने 1-2 बार तो की थी। इसीलिए मैं हर वीडियो में हर समय हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते समय आपको हमेशा ये चीज़ ज़रूर उसको नोटिस करवाता हूँ कि आप केवल जब ध्यान रखिएगा, नहीं जब आए उसको अंडरलाइन ही कर लो। ठीक है, तो गलती होने की संभावना वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना कि कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जो कथन सही नहीं है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो जब उसने तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सिंहासन रूढ़ होते समय गियासुद्दीन तुगलक के अधिकार को एक मत से स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, जब गियासुद्दीन तुगलक सत्ता पर बैठता है तो उस समय सब ने गियासुद्दीन को मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, भी आप ही हमारे राजा हो। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गियासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है।
और सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब सल्तनत का खजाना जो उस विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, यही स्टेटमेंट गलत है। सल्तनत का जो खजाना था उस समय बहुत कम था, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन ए कहा गया है, दूसरे को उसका तर्क आर। ये क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। तो दिल्ली सल्तनत काल के बारे में क्वेश्चन है कि दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। तो कारण क्या कहता है कि राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना ना था। तो पूरा पढ़ते समय ना ये जो ना दे दिया है इसको जरूर सही ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आपको पता चले कि ऐसी स्टेटमेंट आती है ना, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन जरूर कीजिए, ताकि दोबारा से पढ़िए, फिर से आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है ना, दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में शरीयत के द्वारा जो व्यवहार था वो ऐसा संचालित नहीं होता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यदि स्टेटमेंट अभिकथन गलत है तो कारण सही होगा, अभिकथन गलत है कारण सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि शेफ शफरुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं। कौन से सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं? फिरदौसी सिलसिले से, चिश्ती से, सोहरवर्दी से, या फिर नक्शबंदी सिलसिले से। ये देखिए, जो शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी फिरदौसी शाखा के एक बहुत इंपॉर्टेंट संत थे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इनके बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फिरोज शाह तुगलक भी इनका बहुत सम्मान करते थे, जो शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी इनका बहुत सम्मान करते थे, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से बाबर नामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से आप नहीं को जरूर गोलाई बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए है कि बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत हैं। जी बिल्कुल, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई हैं। अरे यार, बाबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना बाबरनामा में, तो उसमें सारा कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में दे रखा है उसने, जैसे जैसे तरीक वाइज तरीक उसने दे रखा। तो ये स्टेटमेंट जो उसकी घटनाएं हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो अगली स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटनाओं का अत्यधिक निष्पक्षता के साथ वर्णन किया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट हियर। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन फिर से आ गया है, जल्दी इसको कीजिए अटेम्प्ट। देखिए, कथन पढ़ते हैं कि प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। और कारण क्या कहता है कि कुछ मनसबदारों को नकद अदायगी की जाती थी, जागीरदारों को नहीं की जाती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इन डेप्थ पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको इसके बारे में प्रॉपरली पता है, यदि आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी स्टेटमेंट है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, बिल्कुल सही है, और परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि जो प्रत्येक मनसबदार था वो जागीरदार तो था नहीं उस समय। ये अकबर के काल में जो स्टेटमेंट है, अकबर ने इसको प्रतिपादन किया था इसके बारे में। ठीक है, देखिए कारण क्या है कि कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी और उनको जागीरें नहीं दी जाती थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए यहाँ पर यदि इसमें हम बिकॉज लगा के देखेंगे तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहती है कि बांधवगढ़ पर बघेलों का शासन था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है।
और ओरछा उत्तर के दक्षिण के संपर्क मार्ग पर स्थित था, ये बिल्कुल भी सही है। और ओरछा बुंदेल राजपूतों के कब्जे में था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इलाहाबाद सूबे में धंधेरा एक राजपूत रियासत थी। देखिए जो राजपूत रियासत धंधेरा थी ये इलाहाबाद में नहीं थी, ठीक है, ये थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार के आसपास ये जो रियासत वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर होना चाहिए 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन सी में, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि दाग और चेहरा की प्रथा जो शुरू करने वाले थे वो थे अकबर। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। और अकबर ने अपने 18वें शासनकाल में, जब उसका समयकाल चल रहा था 1573 ईस्वी से लेकर के 74 के बीच में, उस समय उसने दाग और चेहरा प्रथा का प्रचलन शुरू किया था, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास या फिर सदौला खान। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी को, डेट हमेशा याद रखिएगा। और ये होता है अकबर की सेना और मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, इसके बीच में होता है, मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। और मुगलों की तरफ से जो अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करता है? वो करता है, अकबर का काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र होता है, वो होता है राजा मान सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में क्या अर्थ होता है? ठीक है, एक मुख्य प्रवेश द्वार अथवा उच्च प्रवेश द्वार। क्या होता है? तहखाने का अवतल तत्व जो प्राय मेहराबदार होता है, या फिर ऑप्शन सी है कोनों सहित वर्गाकार अथवा आयताकार के रूप में सविन्यास, और ऑप्शन डी है किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। देखिए ईवान जो शब्द है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईवान शब्द जो है ये पर्शियन शब्द है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। तो भारतीय मुगल वास्तुकला में इस ईवान का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आपको इसका मिलेगा शाहजहाँ के समयकाल में, ठीक है, उन्होंने किस में किया है? ताजमहल में, इसका उसने विशेष तौर पर इसका इस्तेमाल किया है ताजमहल में। याद रखिए, कई बार ईवान शैली के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका किस में इस्तेमाल हुआ है, वो हुआ है ताजमहल में, ठीक है। तो ईवान का मतलब होता है किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच चुका था, पीक पर पहुंच चुका था? ठीक है, तो आंसर बताइए, हुमायूं के समय काल में, अकबर के समय काल में, या फिर जहांगीर के, या फिर शाहजहां के? आसान क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सबको पता है कि जहांगीर के समय काल में बहुत सारे चित्रकार उसकी दरबार में हुआ करते थे, तो बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे, उनके सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जहांगीर काल को ही मुगल चित्रकला काल कहा जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक काल यूरोपीय राजाओं की भ्रांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी शाहूकारों के ऋण पर निर्भर नहीं करते थे? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आधुनिक कालीन युग यूरोपीय राजा थे उनके भ्रांति जो समकालीन मुगल बादशाह थे वो अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी शाहूकारों के ऋणों के ऊपर निर्भर नहीं करते थे। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है JF रिचर्ड्स की, आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसी स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा रिपीटेडली याद कीजिए, फिर याद होंगी, आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर प्लेसेस दे रखे हैं, इनके फाउंडर कौन कौन है? सिटी ऑफ बीकानेर, कीर्ति स्तंभा, या फिर सिटी ऑफ अहमदाबाद और सिटी ऑफ होशंगाबाद। इसकी संस्थापना किस किसने की थी? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए क्या होना चाहिए आंसर। देखिए जो बीकानेर शहर है इसकी स्थापना की थी राव बीका ने, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। और कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने, ठीक है, जो चित्तौड़ में बनाया गया था। और शहर अहमदाबाद शहर की किसने की थी? ये तो आसान है ना, अहमद शाह फर्स्ट ने,
और शहर होशंगाबाद अल्प खां के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर देखिए कौन सा होना चाहिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि कौन सी संस्था है और इसका स्थान कहाँ पर है और कौन सा मिसमैच है। देखिए खुशबंद लाइब्रेरी, ये जो खुशबंद लाइब्रेरी है ये तो पटना में है, ये बिल्कुल सही मैच है। और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पुणे में है, ये भी सही मैच है। और सालारजंग म्यूज़ियम ये हैदराबाद में, सही मैच है। और नेशनल लाइब्रेरी ये दिल्ली में नहीं है, ये दिल्ली में नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी आपको मिलेगी कलकत्ता में। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि ये मिस मैच है, तो आंसर इज द सी। निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रम में हमने लगाना है, बालाजी बाजीराव सेकंड, माधवराव फर्स्ट या माधवराव नारायण। तो इनकी क्रोनोलॉजी हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी यूजीसी ने हर बार जितने भी विजयनगर शासक हैं उनकी पूछी है, बार बार यूजीसी पूछता है। सभी राजाओं को, सभी शासकों को एक पेज पर लिख लीजिए, उनकी क्रोनोलॉजी आप बार बार रिवाइज कीजिए, तो उसमें से एक दो शासक के बारे में भी आपको याद रह गया समय काल, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पर बाजीराव बालाजी हैं, बाजीराव सेकंड है, माधवराव फर्स्ट है, माधवराव नारायण है, इनकी क्रोनोलॉजी हमने देखनी है, इनका समयकाल कब कब था। देखिए जो बालाजी बाजीराव थे इनका समयकाल था 1740 से लेकर 1761 तक। ठीक है, 1700 बालाजी बाजीराव का समयकाल था 1740 से लेकर 1761 तक। जो माधवराव फर्स्ट हैं इनका समयकाल था 1761 से लेकर 1772 तक। ठीक है, और इसके बाद जो समयकाल आता है वो आता है माधव नारायण का, 4th नंबर पर जो यहाँ पर है। इसका समयकाल है 1774 से शुरू होता है, 1796 तक रहता है, 1774 से 1796 ईस्वी तक। और उसके बाद बाजीराव सेकंड जो थे इनका समयकाल था 1796 ईस्वी से 1818 तक। ठीक है, और इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे तो आंसर आएगा, सबसे पहले आएगा 1, ठीक है, बालाजी बाजीराव, उसके बाद आएगा ऑप्शन 3 माधवराव फर्स्ट, उसके बाद ऑप्शन 4, उसके बाद लास्ट में आएगा बाजीराव सेकंड। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी नहीं आ जाए इसको फिर से अंडरलाइन करिए, स्टेटमेंट देखना है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट यहाँ पर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो भारत के उत्तर मध्य काल के फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण दिया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और स्टेटमेंट सी कहती है कि क्षेत्रीय साहित्यिक स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन और स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, और भू राजस्व से संबंधित राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना सहायक है तो ये स्टेटमेंट भी सही होती, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर होगा ऑप्शन डी। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेजर रिजल्ट ऑफ द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थायी राजस्व बंदोबस्त था उसका मेन मुख्य प्रतिफल इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, और इसमें जागीरदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा हो गया था। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये कब शुरू की गई थी? ये 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। सबसे पहले इसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कुछ इलाके और थे जिसमें वाराणसी आता था, कर्नाटक के कुछ एरिया आते थे, उसमें इसको सबसे पहले लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। तो इसमें जागीरदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा कर दिया था। बिल्कुल इस सेटलमेंट के बाद जागीरदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा हो गया था, क्योंकि वो अपना राजस्व वसूल करते थे, इसलिए वफादारी भी करते थे। जो स्टेटमेंट 1 है ये तो बिल्कुल सही है। और काश्तकारों को जागीरदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया था, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जागीरदार उस समय अपनी मनमर्जी करते थे, सबने पढ़ा है। और कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी,
तो स्टेटमेंट सी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला था, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि जब उन्होंने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट लॉन्च की थी उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान तो कृषि उत्पादन में ही हुआ था, उसमें बढ़ावा नहीं मिला था। तो स्टेटमेंट जो डी है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द गवर्नर ऑफ द बंगाल बिटवीन 1667 एंड 1669? रॉबर्ट क्लाइव, वारलेस्ट, कार्टियर या फिर काउंट डे लेली? देखिए इनमें से कौन सा गवर्नर था उस समय बंगाल का, जब 1667 से 1669 के बीच में समयकाल था। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूजीसी ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, यहाँ पर 1667 लिखा है, यहाँ पर 1767 लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपका यूजीसी में आ जाए, अब कोई भी आंसर लगा दो, आपको आंसर के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप मान लीजिए ऐसा कुछ यूजीसी की तरफ से क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो जाए, आप कोई भी आंसर लगा के आ जाओ तो आपको उसका मार्क्स पूरा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, यदि हम इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंगली देखें तो 1667 से 1669 ईस्वी में वरलेस्ट थे उस समय बंगाल के गवर्नर। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फाउंडर ऑफ निज़ाम स्टेट्स हैदराबाद वाज? हैदराबाद के निज़ाम राज्य का संस्थापक कौन था भाई? निज़ाम अली खान था, मुजफ्फर जंग था, चिनकलिज खान था या फिर मीर उसाम अली खान था? तो हैदराबाद का फाउंडर था ऑप्शन सी चिनकलिज खान। ठीक है, 1724 ईस्वी में इसने स्थापना की थी हैदराबाद शहर की। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में लगाना है हमने। कोली विद्रोह, संथाल, चुआर या फिर बघेरा विद्रोह कब कब हुआ था? सबसे पहले विद्रोह होता है चुनार विद्रोह। ठीक है, ये होता है 1786 ईस्वी में, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, लगभग 1816 ईस्वी तक ये चलता रहता है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है ये विद्रोह। और उसके बाद जो दूसरा विद्रोह था वो था बघेरा विद्रोह, ये 1818 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1818 ईस्वी में। और तीसरे नंबर पर जो विद्रोह होता है वो होता है 1829 में, ये होता है कोली विद्रोह। ठीक है, 1829 ईस्वी में। और जो चौथे नंबर पर संथाल विद्रोह होता है 1855 ईस्वी में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए इसको, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1। ठीक है, आंसर इज द ए। किस चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया था? 1793 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1813 का, 1833 का, या फिर 1853 का? चलिए देखिए, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था। उस समय क्या हुआ कि भारत का जो एक्सपेंशन था, इनके व्यापार का एक्सपेंशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ब्रिटेन में बहुत सारी इसकी आलोचना होने लगी, क्योंकि वह ब्रिटेन में अधिकारी ये कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, अब इसको अपना अधिकार वहाँ पर जो व्यापारिक अधिकार है वो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यापारिक एग्रीमेंट के साथ भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके दबाव में आकर के 1813 ईस्वी में, ऑप्शन बी, 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पास किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापार था वो बंद हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बाकी सारे व्यापार बंद हो गए थे, लेकिन चाइना के साथ, चीन के साथ उनका जो चाय का व्यापार है ना वो चलता रहा था। याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो चाय का व्यापार था चाइना के साथ वो चलता रहा, और बाद में आगे चल करके चाइना के साथ जो चाय का व्यापार था वो भी 1833 में बंद कर दिया था। इसके बाद 1833 के बाद टोटली जो व्यापारिक अधिकार था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, और भारत में केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल और केवल राजनीतिक हस्तक्षेप ही कर पाती है, उनका राजनीति से ही यहाँ पर लेना देना होता है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का काम था वो बंद हो गया था, और भारत में डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो व्यापार का काम शुरू हो गया था। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को उसका तर्क आर कहा गया है। कि अभिकथन ये कहता है कि ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था।
बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है कि ब्रिटिश शासन के पास जो देसी रियासतें थी उनके लिए कोई ऐसा भी सुसंगत स्थान नहीं था। देखिए उनका सिंपल सा फंडा था कि देसी रियासतों को कहीं भी कोई भी रिकॉग्नाइजेशन ना मिले, क्योंकि जैसे ही कोई भारत से बाहर किसी भी चीज़ के लिए बातचीत करनी होती थी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही करती थी उस समय। ठीक है, और कारण क्या कहता है कि वे देसी रियासतों को एक दूसरे से अलग रखते थे, यही भी बिल्कुल सही है। इस पारंपरिक शाही ने भारत में स्थायी भेद को प्रकट करने के प्रयोजन को पूरा किया। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों ही। कारण भी यही सही है और कारण जो है विकथन की स्पष्टीकरण भी करता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1661? फॉक्सक्रॉफ्ट, ट्रेशियम, गोराल्ड अंगीर या फिर चार्ल्स बून? 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यूजीसी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। एक्चुअली 1661 में इनमें से कोई भी गवर्नर नहीं था मद्रास का। ठीक है, सर थॉमस चैम्बर्स का समय काल था 1658 से लेकर के 1661 तक। अब ये तो ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो माना जा सकता है कि ये बंगाल के उस समय गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद 1661 के बाद आते हैं जो सर एडवर्ड विंटर हैं। ठीक है, इनका समयकाल 1661 से लेकर के 1665 तक रहता है, एडवर्ड्स विंटर का। तो उसके पश्चात आते हैं, ऑप्शन ए में है ना फॉक्सक्रॉफ्ट, ये आते हैं उसके पश्चात। इसका समयकाल है 1665 से आगे चल कर के 1665 तक ही रहते हैं, ये लगभग 1 साल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माना जा सकता है कि आंसर होना चाहिए सर थॉमस चैम्बर्स। तो इस प्रश्न का यहाँ पर कंट्रोवर्शियल आंसर है, तो आंसर होगा, आप याद रखिएगा कि बंगाल के जो गवर्नर थे 1661 में वो थे सर थॉमस चैम्बर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमने देखना है कि नीति दस्तावेजों में से भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आसान क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड्स का 1854 का डिस्पैच। आंसर होगा ऑप्शन सी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? ऑप्शंस हैं किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में, किंग जॉर्ज फोर्थ, प्रिंस ऑफ वेल्स या फिर महारानी विक्टोरिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1913 से लेकर के 1924 ईस्वी के बीच में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में ये स्थित है, याद रखिएगा। और जब 1911 में भारत में रानी मेरी और जॉर्ज पंचम भारत में आए थे तो उनके सम्मान में ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो ये है आंसर ऑप्शन ए में, किंग ऑफ जॉर्ज पंचम के सम्मान में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दादा भाई नौरोजी, द्वारकानाथ विद्याभूषण, देवेंद्रनाथ टैगोर और जीएस आयर, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? इनको आप मिलाइए। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार का प्रकाशन किया था गुजराती भाषा में, मुंबई से। ठीक है, ए को मिलाएंगे हम 2 के साथ। और जो सोम प्रकाश थी ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको चलाया था द्वारकानाथ विद्याभूषण ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1861 में इंडियन मिरर। ठीक है, याद रखिएगा 1861 में इसको शुरू किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जीएस आयर ने शुरू किया था स्वदेश मित्रम। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा से 1871 ईस्वी में दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया था? ऑप्शंस हैं सर आर वेंकटरत्नम नायडू ने, ऑप्शन बी है राजगोपाला नायडू, ऑप्शन सी सुब्रायला शेट्टी ने या फिर के श्रीधल्लु नायडू ने। देखो, वेद समाज की स्थापना श्रीधल्लु नायडू ने की थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक है, 1864 ईस्वी में। ठीक है, और इसी को उन्होंने बाद में वेद समाज को ही दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से फिर से शुरू किया था 1871 ईस्वी में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, के श्रीधरलु नायडू। ठीक है, निम्नलिखित वायसरायों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। लॉर्ड रीडिंग है, अर्ल ऑफ वेलिंगटन, सर जॉन लॉरेंस, अर्ल ऑफ डफरिन, इनका समयकाल कब कब था?
तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इनसे यूजीसी ने पहले भी इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। सर जॉन लॉरेंस का समय काल था 1864 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक, ठीक है। 1864 से 1868 तक। उसके बाद अर्ल ऑफ डफरिन 1884, अर्ल ऑफ डफरिन का समय काल था 1884 से लेकर के 1888 तक, लगभग 4 साल ये रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक, ठीक है। और उसके पश्चात आते हैं अर्ल ऑफ वेलिंगडन 1931 से 1936 तक इनका समय काल था, ठीक है, 1936 तक। और यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे, सबसे पहले आएगा 3, 4, 1 और 2, आंसर होगा ऑप्शन ए। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, प्रथम को अभिकथन ए कहा गया है, दूसरे को उसका कारण, हर बार यही होता है, ठीक है। अभिकथन ये कहता है कि भारतीय राज्य योग के रेखांकित किया गया है कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। कारण क्या कहता है कि अंग्रेजों का नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृति से मोह भंग हो गया था। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, भारत राज्य योग के रेखांकित किया गया था कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों का नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृति से मोह भंग हो गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन का कारण स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, तो ए की आर सही व्याख्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर अरेंज करना है हमने, मतलब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जो कोठारी आयोग था, राधा कृष्ण आयोग था, सैडलर आयोग कब आया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब पारित हुआ था, इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए मिलाते हैं। जो सैडलर आयोग था ये 1917 से 1919 के बीच में हुआ था, ठीक है। और राधा कृष्णन आयोग जो 1948 में आया था, 1948 और 49 के बीच में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में आया था, ठीक है, 1953 में। और कोठारी आयोग जो था ये 1964 और 66 के बीच में आया था, ठीक है, 64 और 66 के बीच में, ये आज़ादी के बाद आया था। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी आज़ादी के बाद ही बनाया गया था। तो इसको यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देखेंगे, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 1, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने जरूर, ठीक है। एनी बेसेंट को भारतीय महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनाया गया था 1917 में, आंसर होगा ऑप्शन बी। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चला जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने, हार्वर्ड रिस्ले ने, लॉर्ड मिंटो ने, या फिर सर लॉरेंस हारे ने, ठीक है। जब 1904 ईस्वी में ये स्टेटमेंट किसने दी थी? कि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। जब बंगाल को विभाजित करने के लिए जो रूपरेखा बन रही थी, उस रूपरेखा को बनाने वाले थे हार्वर्ड रिस्ले, ठीक है। हार्वर्ड रिस्ले ने ही कहा था कि जब संयुक्त बंगाल है तो ये एक शक्ति है, जब हम इसको अलग अलग बांट देंगे तो बहुत सारी अलग अलग रास्तों पर ये चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट थी रॉबर्ट हिस्ले की, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर इज़ द बी, क्योंकि उस समय जो भारत सरकार थे उसके ये गृह सचिव हुआ करते थे, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ, कार्यकर्ता और स्वप्नों का गढ़, स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम कहा था? श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा था, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, गणेश सावरकर ने कहा था, या फिर वी डी सावरकर ने? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू ने गोपाल कृष्ण गोखले को इतनी सारी उपाधियां दी थी। क्या पता आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
वैक्कम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए आरंभ किया था? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मंदिरों में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए, नहीं, वैक्कम सत्याग्रह का ये तो प्रयोजन नहीं था, ठीक है, ये तो नहीं था। और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, ठीक है, जो अनटचबिलिटी थी इसको दूर करने के लिए, नहीं, ये भी उसका प्रयोजन नहीं था। और गैर ब्राह्मणों को पुजारी लगवाने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता, महात्मा गांधी जी ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे। मंदिर के द्वार निम्न जातियों अथवा वर्णों के लिए खुलवाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इसके लिए उन्होंने वैक्कम सत्याग्रह को केरला में शुरू किया था। तो आंसर इज द डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। सूची 1 में राइटर्स हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ऑप्शन ए है कैलिंस, लैरी और नेपियर, इनके द्वारा लिखी गई बुक थी, ये लिखी थी फ्रीडम एंड मिडनाइट, जो 1975 में लिखी थी। और इसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे और स्वतंत्रता के बारे में डिटेल में विवरण आपको मिलेगा। ऑप्शन बी है जूडिथ ब्राउन, जूडिथ ब्राउन ने लिखी थी गांधीज राइट टू द पावर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये असहयोग आंदोलन के ऊपर लिखी गई बुक थी। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी ने लिखा था सैटानिक वर्सेस, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। और H.V. हडसन के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी थी द ग्रेट डिवाइन ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, आंसर होगा ऑप्शन ए। यह टिप्पणी किसने की है कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? डेविड ह्यूम ने, ट्योनबी ने, लिवी ने या फिर टैसियस ने? ये स्टेटमेंट किसकी है? तो इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है, ये कथन है डेविड ह्यूम का, आंसर होगा ऑप्शन ए। डेविड ह्यूम जो थे एक फिलोसोफर थे, इतिहासकार, अर्थशास्त्री और निबंधकार भी थे। और डेविड ह्यूम ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, उनकी जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। और डेविड ह्यूम का जन्म हुआ था 7 मई 1711 ईस्वी को और इनकी डेथ होती है 25 अगस्त 1776 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार इनकी ईयर्स पूछ लिए जाते हैं। डेविड ह्यूम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार जो इसी बना के पूछ लेता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शन ए है कि आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं क्यों गलत है। सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही है। समय और स्थान ऐसे कारक हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाना, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की कि उत्तर आधुनिकतावादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? तो यह स्टेटमेंट थी ऑप्शन ए आर्थर माविक की। पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट एक है कि पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 कहती है कि ईश्वर और आध्यात्मिकतावाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रीक और रोमन प्राचीन विद्वानों के द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रीक और जो रोमन इतिहासकार हैं, वो जो विद्वान हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और यहाँ पर पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं हम, तो मानवतावादी आंदोलन से उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिमी विचारों को समकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वो है 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पर है ऑप्शन ए में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राइटर्स हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मॉन्टेक्यू के द्वारा जो बुक लिखी गई थी द स्क्रिप्ट ऑफ लॉज, आप इसको मेरे साथ ही मिलाते जाइए, द स्क्रिप्ट ऑफ लॉज। कॉमेडी किसने लिखी थी? दांते ने। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये लिखी थी रूसो ने, ठीक है। और मैकियावेली की रचना है द प्रिंस,
ठीक है, आप यदि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देखेंगे, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, एक आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर फिर से राइटर्स हैं, उनके द्वारा दी गई बुक्स हैं। जैकब बर्कराइट की बुक है द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस इन इटली, ऑप्शन 3 के साथ मिलाएंगे। इग्नेटस ऑफ लोयला, इसकी जो बुक है इन्होंने लिखी थी द सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है। जॉन कॉल्विन की रचना है इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। मैनुअल कांट की रचना है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो डी का 2। कोड की सहायता से आंसर देखते हैं, आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये भी होगा ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोहरम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई थी। अफ्रीका में उपनिवेश पर, एशिया में उपनिवेश पर, यूरोप में उपनिवेश पर, या फिर उपयुक्त सभी में। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि दोहराम की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत जितने भी राज्य आते, जो भी स्टेट्स आती थी उस समय, जो भी कंट्रीज उनके अंडर आते थे, उसमें उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे इनको हम इंडिपेंडेंट करते जाएंगे। तो उस जो दोहराम की रिपोर्ट थी उसमें ज़्यादा करके जो एरिया थे वो सारे के सारे यूरोप में जितने एरिया पड़ते थे वो आते थे, उसमें भारत उस समय नहीं शामिल किया गया था दोहराम की रिपोर्ट में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये थे टोटल 70 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपने सभी ने इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ अटैम्प्ट किया होगा और इन क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ नया सीखा भी होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना नीचे कमेंट सेक्शन में प्रीशियस कमेंट जरूर कीजिए। मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उम्मीद है कि आप सब ने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। आपने सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको पिन कमेंट में भी ऊपर सबसे पहले पिन कमेंट में दे दूंगा। वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप भी बना रखा है हमने, उस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो आपको और भी मिलने वाली है, इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो। अगर आप पहले से हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सचमुच सीरियस स्टूडेंट हैं, आप UGC नेट में JRF लेना चाहते हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस भी वैसे ही कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में जो एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट होगा। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज़ आपके लिए लेकर आई जाए जो केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हो। हम सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।